हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। ठीक। तो यहाँ पर आपकी तैयारी 8 मार्च की बहुत ही बेहतर तरीके से चल रही होगी और तैयारी को और बेहतर करने के लिए एक इस वीडियो को हम लेकर के आए हैं। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो में हम 4 अंक के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन आपके 4 नंबर में पूछे जाएंगे। इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ आपके दोस्त भी उठा सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो इसमें देखो, पहला प्रश्न है कि इलेक्ट्रोड विभव से क्या तात्पर्य है और किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक। तो इसमें क्या है, हमको पहले बताना है कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। तो इलेक्ट्रोड विभव की यहाँ पर हमने परिभाषा लिख ली है। ठीक है, तो आपको ये साथ के साथ सभी आपको कॉपी में नोट करना है। तो देखो, इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा क्या होती है कि जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु तथा विलयन के बीच में एक विभव उत्पन्न हो जाता है। उस उत्पन्न विभव को ही इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये यहाँ पर समझ आ गया होगा कि जब कोई धातु की छड़, ठीक है, जैसे कोई धातु है और उसी छड़ को हम उसी धातु के लवण विलयन में डुबो देते हैं। ठीक है, तो जब उन दोनों के बीच एक विभव उत्पन्न होगा, उस उत्पन्न विभव को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसमें आगे कहा है क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रोड विभव किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रोड विभव क्या है, निम्न कारकों पर निर्भर करता है। तो पहला है सुचालक। ठीक है, सुचालक है और दूसरा ताप है। तो यहाँ पर क्या है, ये सुचालक। तो सुचालक की प्रकृति पर भी इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या है, सुचालक की प्रकृति में क्या है कि अच्छे सुचालक धातुओं में इलेक्ट्रॉन क्या है, मुक्त करने की प्रवृत्ति होती है। अच्छे सुचालक धातुओं में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने की प्रवृत्ति होती है। ठीक, प्रवृत्ति होती है। और इस प्रकार इलेक्ट्रोड विभव धातु की सुचालकता के समानुपाती होता है। इस प्रकार क्या है, इलेक्ट्रोड विभव धातु की सुचालकता के समानुपाती होता है। ठीक, तो यहाँ पर ये आपको समझ आ गया। यहाँ पर क्या है कि अच्छे सुचालक धातुओं में इलेक्ट्रोड मुक्त करने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, और क्या है, इस प्रकार इलेक्ट्रोड विभव धातु की सुचालकता के समानुपाती होता है। तो ये है सुचालक की प्रकृति। ठीक, अगला है कि ताप का प्रभाव। ठीक है, ये सभी क्या है, इलेक्ट्रोड विभव
इलेक्ट्रॉन विभव कारकों को निर्भर करता है ये सभी। तो यहाँ पर ताप का प्रभाव क्या है? ताप का प्रभाव है, ठीक, ताप का प्रभाव है कि विलयन के ताप परिवर्तन से इलेक्ट्रॉन विभव में भी परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, इसमें अर्थात सीधी सीधी बात कही है कि जब हम ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन विभव का मान भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ताप का ये प्रभाव होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे विलयन के ताप परिवर्तन, विलयन के ताप परिवर्तन से इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव में परिवर्तन, इलेक्ट्रोड विभव में भी परिवर्तन हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है। ठीक, यहाँ तक ये आपको ताप का प्रभाव समझ आ गया कि विलयन के ताप परिवर्तन से इलेक्ट्रॉन विभव में भी परिवर्तन हो जाता है। ठीक, ये है जब हम इसमें कहा है कि ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन विभव भी बढ़ जाता है। ठीक है, ये है सीधी सीधा इसका ये है धातु आयन की सांद्रता। ठीक है, यहाँ पर क्या है? धातु आयन की सांद्रता। तो इसमें क्या होगा? जब हम धातु आयन की सांद्रता बढ़ने से इलेक्ट्रॉन विभव का मान घट जाता है। जब हम धातु सांद्रता बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन विभव का मान घट जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे धातु आयन की सांद्रता बढ़ाएंगे हम तो सांद्रता बढ़ने पर क्या है? बढ़ने से इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव क्या है? इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या है? घट जाएगा, मान घट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको समझ आ गया होगा जब धातु आयन की सांद्रता बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या है? घट जाएगा। तो यहाँ पर ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। बहुत ही शानदार प्यारा क्वेश्चन था। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट था, ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक, अब देखो इसका स्क्रीनशॉट करना है तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक, ये आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि अभिक्रिया का वेग क्या है? अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। ठीक, तो हमको पहले इसमें अभिक्रिया का वेग क्या होता है ये बताना है। तो यहाँ पर ये हमने पहले ही लिख लिया है। तो यहाँ पर है कि अभिक्रिया के वेग अभिक्रिया के अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। ठीक, अभिक्रिया के अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। ये होती है अभिक्रिया के वेग की परिभाषा। ठीक, और हमको इसमें बताना है कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, तो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? निम्नलिखित हैं। ठीक, लिख देंगे यहाँ पर अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक
क्या है? निम्नलिखित है। निम्नलिखित है। निम्नलिखित है। तो यहाँ पर देखो, पहला है कि अभिकारक की सांद्रता, दूसरा है उत्प्रेरक की उपस्थिति, तीसरा है तापमान और चौथा है प्रकाश। तो ये चार अभिकारक क्या है? निर्भर करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या है? नंबर फर्स्ट है अभिकारक की सांद्रता। ठीक, अभिकारक की सांद्रता भी अभिक्रिया के वेग अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है। तो यहाँ पर क्या है? अभिकारक की सांद्रता में क्या होगा कि अभिक्रिया की सांद्रता जितनी अधिक होगी अभिक्रिया का वेग भी उतना ही अधिक होगा। ठीक, लिख देंगे अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता जितनी अधिक होगी, जितनी अधिक होगी, जितनी अधिक होगी अभिक्रिया का वेग भी उतना ही अधिक होगा। अभिक्रिया का वेग भी उतना ही अधिक होगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ आ गया कि अभिकारक की सांद्रता जितनी अधिक होगी अभिक्रिया का वेग भी उतना ही अधिक होगा। अगला है कि उत्प्रेरक की उपस्थिति। उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति क्या है? उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। तो यहाँ पर लिख देंगे सामान्यतः उत्प्रेरक क्या है? अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, के वेग को बढ़ा देता है, बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये होता है उत्प्रेरक की उपस्थिति। अगला है कि तापमान में क्या है? तापमान के बढ़ने से अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। जब हम ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग भी क्या है? बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे तापमान के बढ़ने से अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है। ठीक है, अगला है कि प्रकाश में क्या है? कुछ अभिक्रिया प्रकाश के बिना संभव नहीं होती हैं। क्या है? कुछ अभिक्रिया ऐसी होती हैं जब तक उनको प्रकाश नहीं मिलता तब तक उन अभिक्रियाओं में कुछ भी रिएक्शन नहीं होता, यानी उन पर कोई भी प्रभाव नहीं होता। जैसी होती हैं वैसी ही रहती हैं। जब उनको हम प्रकाश में लाएंगे तो वो अभिक्रिया बहुत ही जल्दी से हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? कुछ अभिक्रिया ऐसी होती हैं, कुछ अभिक्रियाएं, ठीक है, कुछ अभिक्रियाएं प्रकाश के बिना संभव नहीं है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा क्वेश्चन था। देखो, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा और ये क्वेश्चन पिछले कई वर्षों में लगातार पूछा गया है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और 4 नंबर में
पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है कि अभी शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसमें पहले हमको क्या करना है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया बताना है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, और फिर इसका क्या है व्यंजक हमको ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर में पूछा जाता है, और इस क्वेश्चन इसी यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपका पूछा ही पूछा जाता है। ठीक, तो इसको छोड़ना नहीं है, अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। तो यहाँ पर इसका क्या होगा, अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है? वह अभिक्रिया वह अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसका वेग वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण, क्या है, सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। क्या है, सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? शून्य कोटि अभिक्रिया। शून्य कोटि अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये होती है शून्य कोटि अभिक्रिया की डेफिनेशन कि वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? dx/dt अनुक्रमानुपाती 1/0, यानी इसकी घात क्या है, 0 होगी। अगर देखो यहाँ पर ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया पूछता तो इसका यहाँ पर क्या है, इसकी घात क्या होती, 1। ठीक, तो यहाँ पर देखो अब क्या है, इसका हम क्या करेंगे, वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर वेग स्थिरांक का व्यंजक ठीक है, यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो एक कोई अभिक्रिया है, ठीक, ये एक क्या है, अभिकारक। ठीक, तो उससे क्या मिलता है हमको, 2 उत्पाद। ठीक है, तो यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, शून्य कोटि अभिक्रिया के अनुसार क्या करेंगे, यहाँ पर शून्य कोटि अभिक्रिया के अनुसार इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो शून्य कोटि अभिक्रिया क्या है, dx/dt 1/0 यानी a0। और यहाँ पर देखो जब हम इसको हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx/dt, और k क्या है हमारा, आ जाएगा यहाँ पर नियतांक, और a/0। ठीक, और a किसी की पावर 0 होती है, उसका क्या मान होता है, 1। ठीक, उसका मान क्या होता है, 1। तो हम यहाँ पर dx/dt बराबर k इंटू 1 ये लिख देंगे। तो dx/dt बराबर क्या आ जाएगा, k। dx/dt बराबर आ गया k। तो इसको और सिंप्लीफाई कर दो तो यहाँ पर dx बराबर ये हो जाएगा k dt। ठीक है, अब क्या कर देंगे, इसका हम समाकलन कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर समाकलन करने पर ठीक है, जब हम इनका समाकलन करेंगे तो समाकलन क्या है, समाकलन का चिन्ह आ जाएगा, तो ये हो जाएगा dx बराबर समाकलन k dt। ठीक है, अब देखो यहाँ पर k क्या है हमारा, कांस्टेंट, तो यहाँ से k को कर लेंगे बाहर। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे, इधर देखो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं।
तो यहाँ पर समाकलन कर देंगे। समाकलन dx बराबर क्या था, k को तो हम बाहर कर लेंगे, कांस्टेंट है, और dt। ठीक है, जब हम समाकलन कर देंगे तो देखो dx का समाकलन क्या हो जाएगा x, और k कांस्टेंट है, और t का क्या हो जाएगा समाकलन, इसका dt का समाकलन क्या हो जाएगा t, और प्लस c क्या है कांस्टेंट आ जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे। और या अब क्या करेंगे, यहाँ पर यदि x बराबर 0 रखेंगे, ठीक, x बराबर 0 और t बराबर 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो x की जगह पर 0 बराबर k इंटू 0, टी के जगह पर 0 और c, तो यहाँ पर c का मान क्या आ जाएगा 0। ठीक है, c का मान आ गया 0। अब c के मान को क्या है समीकरण 1 में रख देंगे यहाँ पर, तो समीकरण 1 से क्या है c का मान रख देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x प्लस के टी प्लस 0 हो जाएगा, और इसको यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस के टी, ठीक, ये बच जाएगा। तो यहाँ पर हमको क्या है k का मान याद करना है, वेग स्थिरांक क्या होगा, फिर x यानी x बराबर के, x बराबर क्या आ जाएगा t। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा x अपॉन टी, के बराबर आ जाएगा हमारा x अपॉन टी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या है, ये आ गया हमारा वेग स्थिरांक का व्यंजक, इसी को हम क्या बोलते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक। ठीक है, इस तरीके से हम इसको ज्ञात करते हैं, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी आपका 4 नंबर में पूछा जाता है। इसमें क्या करना है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो इसमें बता दें प्रथम कोटि की अभिक्रिया का डेफिनेशन लिख देनी है, और फिर इसका वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले वह इसका प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा लिख देंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है, और उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे हम, वह अभिक्रिया वह अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसकी दर वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती क्या है, समानुपाती होती है, उसे क्या बोलते हैं हम, समानुपाती होता है या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर होती है, उसे क्या बोलते हैं हम, प्रथम कोटि अभिक्रिया। कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, ये रही इसकी डेफिनेशन। तो यहाँ पर क्या है, किसके अनुपात, ये क्या है अभिक्रिया की दर, तो R क्या है हमारी दर है, और उसके समानुपाती का चिन्ह, और उसकी प्रथम घात, तो इसकी प्रथम घात यहाँ पर यानी 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, R बराबर क्या होता है dx अपॉन dt, और ये रहा समानुपाती का चिन्ह और a की घात 1, यानी इसकी प्रथम घात के समानुपाती होता है, और वेग स्थिरांक का हमको व्यंजक ज्ञात करना है, और यही क्या है हमारा प्रथम कोटि अभिक्रिया का फार्मूला। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे वेग स्थिरांक का व्यंजक
ठीक। अब यहाँ पर इसका व्यंजक करेंगे जब कोई क्या है हमारा अभिकारक ए है, माना कोई एक अभिकारक ए है और उससे क्या है हमको उत्पाद मिलता है। ठीक है, अभिकारक से ही तो उत्पाद मिलता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, प्रारंभ सांद्रता, जब हमारी प्रारंभिक सांद्रता क्या होगी, यहाँ पर लिख देंगे प्रारंभिक, शॉर्ट में लिख दिया है प्रारंभिक सांद्रता क्या है एक्स, यानी प्रारंभिक सांद्रता यानी ए से 0, और फिर क्या है टी समय पश्चात क्या हो जाएगी, टी समय बाद क्या होगी ए माइनस का एक्स, और इसका क्या हो जाएगा टाइम एक्स। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के अनुसार क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर प्रथम कोटि अभिक्रिया के अनुसार चलेंगे। प्रथम कोटि अभिक्रिया के अनुसार, ठीक है, इसके अनुसार देखेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया के अनुसार क्या होगा कि डी एक्स अपॉन डी टी समानुपाती ए की घात 1। ठीक है, ये है। फिर से क्या करेंगे, इसका समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये डी एक्स अपॉन डी टी बराबर के, अब की बार के की घात 1 हो जाएगी यहाँ पर। और यहाँ पर देखो आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी बराबर के, अब देखो क्या है ए की घात क्या है, टी समय पश्चात क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब ये ए माइनस का एक्स, यानी ए की घात का मान यहाँ पर हम क्या रख देंगे ए माइनस का एक्स, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम इसको ए माइनस एक्स को यहाँ पर ले आएंगे और डी टी को यहाँ पर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन ए माइनस का एक्स बराबर के डी टी। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर से क्या कर देंगे, इसका हम समाकलन कर देंगे। ठीक है, वेग स्थिरांक ज्ञात करने का तरीका यही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका समाकलन कर देंगे तो लिख देंगे समाकलन करने पर इसका समाकलन कर देंगे तो यानी समाकलन का पहले चिन्ह लगाओ तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए माइनस का एक्स डी एक्स बराबर, इधर समाकलन के डी टी हो जाएगा। अब इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर देखो ये बनना है 1 अपॉन एक्स, तो ये क्या है इसका हम समाकलन करेंगे, यानी इसका डायरेक्ट समाकलन क्या होगा 1 अपॉन एक्स होता है, तो इसका समाकलन क्या होता है लॉग एक्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा लॉग एक्स, तो एक्स की जगह पर क्या है ए माइनस का एक्स। अभी हमको इसका भी अवकलन, इसका ए माइनस एक्स का क्या है अब हमको अवकलन करना है। ठीक, तो यहाँ पर देखो ए का तो 0 हो जाएगा और एक्स का अवकलन करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, तो यानी माइनस का चिन्ह यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो इसमें बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को दिक्कत होती है और मैथ वालों को तो ये आता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है इसका समाकलन कर देंगे, के का तो क्या है हमारा कांस्टेंट, और टी इसका डी टी का समाकलन क्या हो जाएगा टी, और प्लस सी का क्या आ जाएगा कांस्टेंट। इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान लो। फिर से एक्स बराबर 0 रखेंगे और टी बराबर 0, यदि एक्स बराबर 0 और टी बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पर सी का मान निकालना है हमको, तो ये हो जाएगा लॉग ए माइनस का 0 बराबर के टी की जगह पर 0 प्लस सी कांस्टेंट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका मान माइनस का लॉग ए और बराबर क्या आ जाएगा सी, तो यानी सी का मान क्या आ जाएगा माइनस का लॉग ए। ठीक, सी का मान ये आ गया। अब इस सी के मान को समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, समीकरण फर्स्ट क्या है माइनस का लॉग ए माइनस का एक्स बराबर के टी प्लस सी का मान आया है माइनस का, ये हो जाएगा लॉग ए। ठीक, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, ठीक है, यहाँ पर क्या कर देंगे इसमें
तो यहाँ पर क्या है, के टी को तो हम बाहर ले लेंगे इधर, ठीक है। के टी बराबर क्या हो जाएगा, लॉग ए, के टी बराबर लॉग ए। अब देखो ये इधर की, ये माइनस का मान है, इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का लॉग ए माइनस का एक्स, ठीक है। यहाँ पर ये आ गया। अब यहाँ पर देखो लॉग की प्रॉपर्टी बन गई है, यानी लॉग एम माइनस का लॉग एन, उसको हम लिख सकते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि लॉग एम अपॉन एन बराबर क्या होगा, लॉग एम माइनस का लॉग एन, ठीक। ये होती है लॉग की प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर इसको लगाएंगे तो ये हो जाएगा के टी बराबर लॉग एम यानी ए, यहाँ पर ये आ जाएगा, और यहाँ पर ए माइनस का एक्स, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें के, यहाँ पर के का मान ज्ञात करेंगे, क्या यानी के क्या है हमारा यहाँ पर वेग स्थिरांक, ठीक। तो के का मान ज्ञात करेंगे तो के बराबर क्या हो जाएगा, 1/t, तो इसके मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा लॉग ए माइनस का ए अपॉन ए माइनस का एक्स, यहाँ पर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसका लॉग इसका, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया वेग स्थिरांक का व्यंजक, ठीक है। तो इसको हम और इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं। यहाँ पर ये आ जाएगा, यहाँ पर लॉग के बेस में क्या आना है, यहाँ पर लॉग के बेस में हम 10 रख देंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 3.30 अपॉन टी, और यहाँ पर लॉग बेस में क्या होगा 10, और ए अपॉन ए माइनस का एक्स, ये भी क्या है, इसका वेग स्थिरांक का व्यंजक। इसका यहाँ पर हम सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यानी न्यूमेरिकल इस पर पूछ लेता है 4 नंबर में, इसका न्यूमेरिकल आपका 3 नंबर में पूछ लेता है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर वेग स्थिरांक पर यानी प्रथम कोटि अभिक्रिया पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है वो, ठीक है। चलो आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है ये, ठीक है। प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या है, इसका न्यूमेरिकल क्या है, कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 50% यानी 50% 10 मिनट में पूर्ण होती है। इस अभिक्रिया का 80% भाग क्या है, 80% भाग कितने समय में पूर्ण होगा, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, हमको देखना है इसमें क्या दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसमें क्या दिया है, टी हाफ, यानी ये क्या है 50%, तो यानी अभिक्रिया आधी पूर्ण हो चुकी है, आधी का मतलब टी हाफ, ठीक है। अर्ध आयुकाल बोलते हैं हम उसको। तो इसका यानी टी हाफ का मान क्या दिया है, 50, यानी क्या है 50% और 10 मिनट में पूर्ण हो रही है, तो यानी 10 मिनट आ गया टी हाफ का समय, ठीक। आधी अभिक्रिया पूर्ण होने का समय 10 मिनट आ गया है। और इस क्वेश्चन में आगे दिया है कि इस अभिक्रिया को 80% भाग, ठीक है, इस अभिक्रिया का 80% भाग कितने समय में पूर्ण होगा। तो यहाँ पर देखो कोई अभिक्रिया है वो क्या है 100% होती है, यानी दुनिया में कोई भी मान है वो क्या है सब 100% ही होता है। तो यहाँ पर देखो ए का मान क्या हो जाएगा 100, ठीक। और जब हम यहाँ से x का मान देखो, x का मान क्या है 80% भाग यहाँ पर ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा 80, ठीक। अब जब हम यहाँ पर इसका वेग स्थिरांक का फॉर्मूला क्या होता है अर्धाइक्वल वाला, k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ यानी 1/2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका मान 0.693 अपॉन टी हाफ का मान क्या है 10 मिनट, ठीक। तो यहाँ से क्या है ये आ गया, यहाँ पर इसको क्या मान लेंगे हम, समीकरण फर्स्ट मान लो। अब क्या करेंगे हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, ठीक है। अब यहाँ पर लेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, तो इसका व्यंजक क्या है, टी बराबर 2.303 के, और लॉग बेस में क्या है 10, और ए माइनस का ए अपॉन ए माइनस का एक्स, ठीक है। ये होता है अभी ज्ञात किया था ये हमने प्रथम कोटि अभिक्रिया का व्यंजक। तो यहाँ पर मान रख देंगे, तो मान है 2.303 अपॉन के,
ठीक, तो के का मान अभी क्या आया है ये, तो यहाँ पर इसको रख देंगे तो ये हो जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ, यानी T1/2। और आगे टी हाफ का यानी इसका मान तो क्या है, यहाँ पर टी हाफ का मान तो 10 है, तो यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा ये 10। और लॉग का इंटू में क्या है, लॉग 20 में 10। और ए का मान क्या है 100 अपॉन नीचे है 100 माइनस का 80। ठीक, ये मान रख दिए, तो इसको सॉल्व कर दो अब यहाँ पर। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 2.303, 2.303, और ये आ जाएगा नीचे 0.693, और ये बट नीचे जो इसके अपॉन में क्या है 10, तो ये पहुंच जाएगा ऊपर, और इधर है गुणा में लॉग 20 में 10, और यहाँ से इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 100 अपॉन में 20। ठीक, यहाँ से इसको काट दो, कितना हो जाएगा 5 बार। तो आगे इसका मान हो जाएगा 2.303, 2.303 0.693 इंटू में 10 और लॉग 20 में 10 और 5, इसका मान आ जाएगा यहाँ पर 5। और log 5 का मान क्या होता है 0.698। ठीक, log 5 का मान क्या होता है 2.303 अपॉन 0.693 इंटू 10, और इसका मान क्या होगा log 10 का मान 0.698 ये होगा। इसकी सब ये आप यहाँ पर देखो, इससे क्या है, इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, ये आपको यहाँ पर सॉल्व कर लेना है। इसका क्या है मान क्या आ जाएगा, टी बराबर आएगा 2 यानी 23.19 यानी 23.19, यानी ये आ जाएगा इसका मान मिनट में। ठीक है, ये आ गया इसका मान, इसको आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ तक ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया। इस तरीके से आप यहाँ पर न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल था, एक और न्यूमेरिकल है ये, एक और उसको सॉल्व कर लेंगे। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, देखो सेम उसी के तरह ही है। ठीक है, तो देखो ये कह रहा है कि एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल, ठीक है, अर्ध आयुकाल क्या है 60 मिनट है, और कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाती है। तो यहाँ पर देखो उसी की तरह है, उसमें क्या पूछा था 50%, 50% का मतलब यहाँ पर ये अर्धायुकाल दे दिया है। अर्धायुकाल का मतलब आधा, ठीक है, आधा समय। तो आधा समय यानी 50%, तो वहाँ पर 50% दिया था, यहाँ पर के दिया है अर्धायुकाल। तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इस तरीके से भी आपको मिल सकता है। और ये 60 मिनट में होती है, और कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण होगी। वहाँ पर क्या था पूछा था 80%, इसमें 90% पूछा है। तो वही क्या है टी हाफ यानी T1/2 का मान कितना दिया है 60 मिनट। ठीक है, अब ए का मान तो हम क्या लेंगे 100, और एक्स बराबर क्या दिया है 90% पूर्ण करना है। ठीक है, तो 90 हो जाएगा। फिर से अर्धायुकाल वाले फॉर्मूले में लगा देंगे। अर्धायुकाल का फॉर्मूला होता है के बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ यानी T1/2, और यहाँ पर 0.693 अपॉन इसका मान रख दो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 60। ठीक, तो ये आ गया इसका समय का नंबर फर्स्ट मान लो। अब यहाँ पर क्या है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक से क्या करेंगे फिर सॉल्व, तो के बराबर क्या होगा 2.303 अपॉन टी लॉग बेस में क्या है 10 ए अपॉन ए माइनस का एक्स। ठीक, ये होता है, तो यहाँ पर रख देंगे मान। तो यहाँ पर क्या होगा के बराबर 2.303 अपॉन टी का मान क्या है, यहाँ पर क्या दिया है टी का मान। ठीक है, यहाँ पर क्या है ये है, तो यहाँ से देखो टी नहीं, यहाँ पर देखो ये हो जाएगा, इसको हम देखो टी को इधर ले जाएंगे और के को यहाँ पर, तो के यहाँ पर आ जाएगा और टी यहाँ पर। ठीक है, ये आ गया टी का मान। अब हम क्या कर देंगे मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा log 10 बेस में a माइनस का x। ठीक है, अब यहाँ पर इन सभी के मान रख दो, क्या हो जाएगा t बराबर 2.303 अपॉन के का मान क्या आया है
0.693 अपॉन 60। लॉग 20 में 10, ए का मान क्या है 100 अपॉन 100 माइनस का 90, तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन 0.693। ये ऊपर चला जाएगा तो 60 यहाँ पर आ जाएगा। लॉग 20 में 10 100 अपॉन, इसको माइनस करेंगे 10 बच जाएगा, 1 0, यानी इसका मान क्या आ जाएगा यहाँ पर 10। ठीक, और यहाँ पर देखो 2.303 अपॉन 0.693 गुणा 60। ठीक, अब यहाँ पर देखो log 10 आ जाएगा। ठीक, तो log 10 का मान क्या होता है यहाँ पर 1। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मान रख देंगे, log 10 का मान 1। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो इसका मान क्या आ जाएगा 199.39, ये यानी 199.39 आ जाएगा। और ये भी क्या आएगा मिनट में। ठीक है, समय ज्ञात करना है हमको, तो इसका टी का मान ये आ जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये आपके दो क्वेश्चन इस यानी न्यूमेरिकल वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। अब अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है, अगला न्यूमेरिकल है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, अब की बार वेग स्थिरांक का मान दे दिया के बराबर ये पाया गया, इसकी 3/4 आयु की गणना कीजिए, यानी 3/4 भाग की आयु की गणना हमको करनी है इसमें। तो यहाँ पर क्या देखो मान दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला मान दिया है के बराबर, तो ये दे दिया। ठीक, के बराबर यानी वेग स्थिरांक का मान क्या दिया है 2.54 गुणा 10 की पावर माइनस का 3 सेकेंड इनवर्स। ठीक, यहाँ पर दे दिया। और यहाँ पर क्या दिया है ए का मान अब की बार क्या मानेंगे हम 1। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्स का मान क्या हो जाएगा 3/4, एक्स का मान 3/4 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, फिर से क्या करेंगे टी हाफ, यानी इसके आयु का मतलब अर्ध आयु। तो यहाँ पर क्या है टी हाफ वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो टी हाफ वाला फॉर्मूला क्या होगा, टी का मान क्या दिया है अब की बार 3/4, 1/2 था, यानी टी हाफ होता था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टी हाफ की जगह पर 3/4, 3/4, 2.303 अपॉन, यहाँ पर क्या आ जाएगा ये के का मान, यहाँ पर क्या होता है के होता है ना, तो ये बेस में क्या है log 10 और ऊपर क्या है ए अपॉन नीचे क्या होगा ए माइनस का एक्स। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2.303, के का मान ये रहा, तो ये हो जाएगा 2.54 गुणा 10 की पावर माइनस का 3 और log 20 में 10, ए का मान क्या है 1। जब यहाँ पर 1 माइनस का 3/4 करेंगे, इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा 2.303 अपॉन 2.54 गुणा 10 की पावर माइनस का 3 log 10। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा यहाँ पर, ये इसके 4, इसके यानी इसकी गुणा यहाँ पर 4 की गुणा हो जाएगी, ये हो जाएगा 4 माइनस का 3, तो यहाँ से आ जाएगा 1/4। ठीक, ये आ गया इसका मान 1/4। तो यहाँ पर क्या है, इसको इस 4 को अब ऊपर की तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ये 2.303 अपॉन 2.54 गुणा 10 की पावर माइनस का 3। ठीक, ये आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है log 10, और ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये 4 यहाँ पर आ जाएगा। अब log 4 का मान क्या होता है 0.602, ये हो जाएगा log 4 का मान। तो यहाँ पर ये मान रख दो 2.303 अपॉन 2.54 गुणा 10 की पावर माइनस का 3 हो जाएगा। और जब हम यहाँ पर log 10 यानी ये तो छोड़, यहाँ पर इसका मान क्या है 0.62। ठीक, ये है। तो ये आपको इसकी मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना है। ठीक, तो ये आपका इतना यहाँ पर होमवर्क है, तो इसको तो आप सॉल्व कर ही लेंगे। ठीक है, तो इसका जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो वो क्या है, इसका डायरेक्ट फिर क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है।
तो ये थे इसमें न्यूमेरिकल, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल थे। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मोलर उन्नयन स्थिरांक एवं मोलर उन्नयन स्थिरांक में अंतर लिखिए तथा इनके लिए विलेय के आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखिए, ठीक है। तो हमको इसमें क्या 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 करना है, मोलर उन्नयन स्थिरांक और मोलर उन्नयन स्थिरांक में अंतर लिखना है पहले। तो देखो यहाँ पर मोलर उन्नयन स्थिरांक का ये लिख लिया हमने, मोलर उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। तो मोलर उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा क्या होती है, किसी विलायक के 100 ग्राम में, ठीक है, यानी किसी विलायक के 100 ग्राम में किसी अवाष्पशील विद्युत अनवकट्य के 1 मोल को घोलने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे विलायक का मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, ठीक है। समझ आ गया। तो यहाँ पर क्या है, ये विद्युत अनवकट्य है, यानी जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती, वो क्या होता है, हमारा विद्युत अनवकट्य होता है। उसके 1 मोल को हमको उसके क्वथनांक में घोलना है, किसमें, 100 ग्राम में, ठीक है। ठीक, तो ये क्या है, क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे विलायक का मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, ठीक है। मोलर उन्नयन स्थिरांक और मोलर उन्नयन स्थिरांक में थोड़ा सा बिल्कुल इसका यहाँ पर, उसमें क्या है, यहाँ पर ये 100 की जगह यहाँ पर क्या होगा, 1000, ठीक है, 1000 होगा, सेम बाकी यही रहेगा, ठीक है। तो इसका पहले मोलर उन्नयन स्थिरांक का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोलर उन्नयन स्थिरांक का फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। मोलर उन्नयन स्थिरांक का फॉर्मूला क्या होता है, डेल टीवी, क्या होता है, डेल टीवी बराबर 100 गुणे केवी गुणा डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम कैपिटल डब्ल्यू, ठीक, ये होता है इसका फॉर्मूला। अगर हम इसको एम के पद में लिखें तो एम बराबर क्या हो जाएगा, एम बराबर 100 गुणा, यहाँ पर आ जाएगा के वी डब्ल्यू अपॉन में क्या है, डेल टीवी आ जाएगा यहाँ पर, डेल टीवी और गुणा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, ठीक। तो ये हो जाएगा इसका यहाँ पर एम के पदों में फॉर्मूला। अब यहाँ पर हमको क्या बताना है कि ये के वी डब्ल्यू डेल टीवी और ये स्मॉल कैपिटल डब्ल्यू डब्ल्यू है, यहाँ पर ये कैपिटल डब्ल्यू है, तो ये हमको बताना है ये क्या होता है, ठीक। तो जहाँ लिखेंगे, जहाँ, ठीक है, जहाँ क्या है, जहाँ क्या है, एम का मान, एम क्या है और डब्ल्यू क्या है, के वी क्या है और कैपिटल डब्ल्यू और डेल टीवी, ठीक, ये क्या है। तो देखो एम तो है हमारा विलेय, एम है विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, एम रहेगा हमारा विलेय का अणुभार, और डब्ल्यू है स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार, विलेय का भार, और ये क्या है, केवी, ठीक, केवी क्या है हमारा मोलर उन्नयन स्थिरांक, केवी क्या है, मोलर, मोलर है ये, यहाँ पर क्या है, मोलर उन्नयन, उन्नयन स्थिरांक, ठीक है, ये स्थिरांक, और कैपिटल डब्ल्यू है विलायक का भार, विलायक, विलायक का भार, और डेल टीवी क्या है, क्वथनांक में वृद्धि, डेल टीवी क्या है, क्वथनांक में वृद्धि, क्वथनांक में वृद्धि, वृद्धि, ठीक है, ये है। तो ये इस तरीके, ये है होती है मोलर उन्नयन स्थिरांक की डेफिनेशन, और ये आपको, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक, ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया। अब क्या लिखेंगे हम, मोलर उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। अब लिखना है हमको मोलर उन्नयन स्थिरांक,
मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है, इसे हम केबी से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर देखो मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा ये होती है, हमने बताया था कि वहाँ पर मोलर उन्नयन स्थिरांक में 100 होता है, 100 ग्राम, और यहाँ पर क्या होगा 1000 ग्राम। बाकी सेम यही रहेगा कि किसी विलायक के 1000 ग्राम में किसी अवाष्पशील विद्युत अपघट्य के 1 मोल को घोलने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे हम विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा डेल टीबी बराबर 1000। ठीक है, यहाँ पर 1000 होगा, बाकी सेम रहेगा, ये रहेगा केवी और इंटू स्मॉल डब्लू अपॉन में रहेगा स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू। ठीक, यही रहेगा। अब हम इसको अगर एम के पदों में लिखेंगे फिर से, या इसको एम के पदों में लिखें, एम बराबर हो जाएगा, ये एम बराबर होगा, ऊपर रहेगा सेम 1000 इंटू में केवी और इंटू में स्मॉल डब्लू अपॉन में आ जाएगा, यहाँ पर एम की जगह पर हो जाएगा ये डेल टीबी और इसका यहाँ पर ये है कैपिटल डब्लू। ठीक है, ये रहा एम का, एम बराबर फॉर्मूला बन जाएगा ये। और यहाँ पर अब हमको क्या करना है, ये सभी बताने हैं ये क्या होता है। ठीक है, जिस तरीके से वो लिखे थे जहाँ, ठीक है, ये लिखना हमको ज़रूरी है। एम बराबर, एम क्या है, विलेय का भार एम रहा है हमारा विलेय का भार, और स्मॉल डब्लू है विलेय का भार। यहाँ पर क्या है, विलेय का अणुभार होगा, यहाँ पर ये एम तो विलेय का अणुभार होता है, अणुभार। ठीक, अब ये है विलेय का भार, और कैपिटल डब्लू क्या है, विलायक का कैपिटल डब्लू है विलायक का भार, कैपिटल डब्लू हो गया। अब बचा है डेल टीवी, डेल टीवी क्या होता है हमारा, इसमें क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन होता है, ये डेल टीवी क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, और बचा क्या है केवी, तो केवी क्या है हमारा मोलर उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, ये क्या है मोलल उन्नयन स्थिरांक, और इसको डेल टीवी को हम इसमें क्वथनांक में वृद्धि भी कहते हैं। ठीक है, क्वथनांक में वृद्धि, ठीक, ये भी होती है। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो ये थे आज के वीडियो में जो क्वेश्चन कराए हैं, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, और ये क्वेश्चन आपके 4 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें से आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ आपके दोस्त भी उठा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।